बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज वन इंडिया ने बताया था पुष्पा रावत होंगी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी। कांग्रेस ने गाजियाबाद से पुष्पा रावत को बनाया मेयर प्रत्याशी। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, जहां न्यूज वन इंडिया ने यह पहले ही जानकारी दे दी थी कि कांग्रेस की तरफ से पुष्पा रावत होंगी मेयर प्रत्याशी। और देखिए, कांग्रेस ने गाजियाबाद से पुष्पा रावत को अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी। गाजियाबाद से ये खबर दे रहे हैं, जहां न्यूज वन इंडिया ने बताया था पुष्पा रावत होंगी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी। यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, देखिए, न्यूज वन इंडिया पर इस खबर को लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी और देखिए अब मुहर लग गई है, कांग्रेस की प्रत्याशी पुष्पा रावत होंगी। बिल्कुल, देखिए 24 तारीख को लास्ट डेट है नामांकन की और लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रहा था कि आखिर गाजियाबाद का मेयर प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी का कौन होगा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर न्यूज वन इंडिया ने पहले ही अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि कांग्रेस की प्रत्याशी पुष्पा रावत होंगी। और अब चूंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर चुकी है, तो साफ तौर पर जो न्यूज वन इंडिया की खबर है उस पर एक बार फिर से मोहर लग चुकी है। और न्यूज वन इंडिया इस राजनीतिक खबरों का एक विश्वसनीय जो प्लेटफॉर्म है वो बनता जा रहा है। इसी के साथ जो बीजेपी है वो लगातार मंथन कर रही है मेयर के टिकट को लेकर, और दिल्ली में जो कोर कमेटी की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि बीजेपी का जो मेयर प्रत्याशी है वो सुनीता दयाल, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस समय, वो हो सकती है। चूंकि काफी पुरानी कार्यकर्ता है और लगातार शशि अरोड़ा, रुचि गोयल और जो सुनीता दयाल है, और इन सभी नामों पर चर्चा के बाद अब जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो ये है कि जो सुनीता दयाल है वो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी हो सकती है। बाकी कुछ ही समय बाद जो बीजेपी है वो लिस्ट जारी करेगी, जिसके बाद पूरी स्थिति साफ होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यादराम इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार, निकाय चुनाव की सीएम योगी संभालेंगे कमान, तो संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संभालेंगे कमान। 24 अप्रैल को सहारनपुर से सीएम योगी प्रचार करना शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से प्रचार करेंगे शुरू। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज से प्रचार करेंगे शुरुआत। तो निकाय पर किस तरीके से बीजेपी धुआंधार प्रचार करती हुई नजर आएगी, तो इस पूरे निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है आपको लगातार बता रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार हो चुकी है। निकाय चुनाव की सीएम योगी संभालेंगे कमान और इस दौरान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। 24 अप्रैल को सहारनपुर से सीएम योगी प्रचार शुरू करेंगे, जहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से प्रचार करेंगे शुरू, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से प्रचार की शुरुआत करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज से प्रचार की शुरुआत करेंगे। अतीक अशरफ की हत्या पर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतीक की हत्या विपक्ष ने कराई है, राज खुलने के डर से विपक्ष ने यह हत्या कराई है। उन्होंने विपक्षी दल का नाम नहीं बताया जिसने हत्या कराई है। अतीक का मामला जो था ये जुल्म के इंते हैं, उसके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ। अतीक को जो है शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या देखिए, सच तो ये है अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है जी। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या की। ये कह रहा है। राष्ट्रीय प्रभारी महिला कांग्रेस विद्या नेगी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी निकाय चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। साथ ही कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर योगी सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए। साथ ही आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
उत्तर प्रदेश का बिगुल बज चुका है, यानी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का पूरी तरीके से पार्टियां जो हैं अब खड़ी हैं चुनाव के लिए। और निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारियों को लेकर के सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मतदान पे लेकर के अब प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस की महिला प्रभारी हैं, वो ये 3 राज्यों की हैं, वो यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस आई हुई हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे होने चाहिए कांग्रेस को लेकर के। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार निकाय चुनाव को आप? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सबको मेरा नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूँगी, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस संयोजक हूँ और उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस की इंचार्ज हूँ। अभी जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाएं मैदान में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने ही ये एक मौका महिलाओं को दिया कि वो प्रतिनिधित्व का मौका अपने हाथ में ले सकती हैं। उसी के माध्यम से हम अभी ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसका हम नाम लें या नाम हम ना लें, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको हम छोड़ें। आप महिला सुरक्षा से संबंधित, आप महंगाई से संबंधित, आप एरिया की साफ सफाई से संबंधित, सुविधाओं से संबंधित, आप इतने सारे मुद्दे हैं कि जिसको हम ये कहें कि किसको हम रखें किसको हम छोड़ें। आप लखनऊ आई हुई हैं, यहाँ महिला सीट भी है और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है पिछले 2017 की अगर बात करते हैं तो काफ़ी पीछे रही है। इस बार के क्या चुनाव नतीजे देखने को मिलेंगे? हम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला हैं तो सबसे पहले हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हमने देखा है अभी हाल ही में इंदिरा नगर में एक वीडियो आया है, उसमें हमने देखा कि सरेआम जो महिला के गले से चेन स्नैच की जा रही है, चेन छीन के कोई भाग, एक लड़की को गिरा दिया जाता है। ये एक छोटी सी घटना है। इसके अलावा पिछले जो गए वर्ष हैं उसमें आपने देखा हो कितनी लड़कियों, कितनी महिलाओं के साथ रेप हुए, मारा गया, कहीं दबा दिया गया। अगर किसी महिला ने अपने साथ हुए जुल्म के लिए अगर कहीं रिपोर्ट करने गई है तो उसको थाने के हज़ारों चक्कर मारने पड़े या फिर उसी के ऊपर केस दर्ज कर दिए गए। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम कानून व्यवस्था का इस पे प्रावधान होगा और महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोपरि है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो विरोध भी कर रहे हैं इस बार टिकट ना पाने के कारण, जिससे कि वो इस बार निकाय चुनाव में लड़ना चाहते थे लेकिन विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनको कैसे समझा पाएंगी या उनको अपनी पार्टी की तरफ कैसे खींच पाएंगे आप लोग? देखिए, थोड़ा सा दिल में दुख ज़रूर होता है जिसको टिकट नहीं मिलता है, लेकिन वो इसी परिवार का हिस्सा है और ये हमारा आंतरिक मामला, हम इसको बड़े आराम से सुलझा लेंगे और वो सब साथ में और सब साथ मिल के अपने अपने क्षेत्र में अपने पार्षदों को ज़रूर जितवाएंगे। हम जितना हमसे संभव हो सके हम प्रचार में शामिल होंगे। तो ये थी हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रभारी महिला। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार अपने ज़मीनी मुद्दे को लेकर के लड़ रही है, आने वाले समय में हम लोग लगातार निरंतर जो है महिलाओं के हित में ही काम करेंगे, आगे रैलियां भी करते नजर आएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वहीं लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुष विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। आपको बताते चले कि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि सभी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहे। साथ ही सभी अधिकारी अपने अपने जिले की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो कोविड-19 को लेकर लगातार आयुष विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। दयाशंकर मिश्र दयालु ने ये निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी दी जाए। इसके साथ ही आपको होम्योपैथिक जानकारी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ सभी अधिकारी अपने जिले की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामले हर घंटे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और तो और सियासत को इबादत कहने वाले सांसद शफीकुर रहमान को अब संभल के विकास की चिंता सता रही है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। संभल के लिए कोई काम नहीं हुआ। संभल बिल्कुल आज भी नंगा है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, नाले ठीक नहीं है और यहाँ की
बिजली पानी की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि तवज्जो इसको सुधारने की और ठीक करने की, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए नहीं की गई, बल्कि खाने की बात की गई। वो पैसा जो सड़कों पर, हमारी नालियों पर, नालों पर और गलियों पर लगना चाहिए था, वो न लग के वो लोगों के पेट में चला। इन संभल वाले चाचा शफीकुर रहमान बर्क को सुनिए, जिनको अचानक संभल की चिंता सता रही है। और तो और इनको इस बार इस बात की भी चिंता है कि किसी विधायक या सांसद के करीबी को टिकट न दिया जाए, जबकि चचा ये भूल गए कि उनके सांसद रहते ही पोता जियाउर रहमान बर्क 2022 में विधायक बन बैठे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में खुद को नींव का पत्थर कहने वाले शफीकुर रहमान बर्क अपने पोते को चुनाव लड़ाने के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से किनारा करने तक को राजी हो गए थे। लेकिन इस बार नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशी मन का ना होने के चलते निर्दलीय को समर्थन दे दिया और दलील पेश की कि विधायक की पत्नी को टिकट दिया गया। उम्मीद पर इस कैंडिडेट को हमने यासीन सैफी को ऐलान किया है कि अवाम की मांग हमसे ये थी कि भाई एक ऐसा आदमी हमें दो जिसको के जो अवामी काम कर सके। तो अवाम की तरफ से भी हमने राय ली, तो अवाम ने राय यही दी कि यासीन सैफी बेहतर रहेंगे। समाजवादी पार्टी से 4 बार के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि मैं नींव का पत्थर हूँ, अगर मैं हटा तो इमारत गिर जाएगी। बर्क के इन अल्फाजों पर गौर किया जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खुला चैलेंज है। लेकिन इस बार सच्चे सिपाही को ऐसा क्या हुआ कि सपा के प्रत्याशी से किनारा करने की ठान ली। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क संभल के रहने वाले हैं। संभल में ही समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद भी रहते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को AIMIM के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और वो दूसरे स्थान पर रहे थे और तब हुई खटास अब देखने को मिल रही है। शफीकुर रहमान बर्क और इकबाल महमूद के बीच गुटबाजी हमेशा रहती है। आपने देखा उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी के संबल में कोई कैंडिडेट साथ नहीं दिया। वो तो खुद ही अपने आप को समाजवादी है, खुद ही कैंडिडेट करते हैं, कोई बात नहीं। ये तो पता चला है, देखते अवाम मेरे साथ है, मैं अवाम को देखता हूँ। संभल की जनता का दुखड़ा रोने वाले और अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इनको अब जनता की इतनी चिंता सताने लगी है कि जिस पार्टी ने इन्हें 4 बार सांसद बनाया उसी की खिलाफत कर बैठे। तो जनाब, आपको याद दिला दे कि संभल जिले की अभी उम्र ही क्या है। 2011 में मुरादाबाद से अलग हुआ संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को इतना पिछड़ा लगने लगा कि अब निकाय चुनाव में अपना चेयरमैन बनाकर संभल का विकास करने की ठान ली। तो सांसद जी, याद दिला दे कि 4 बार वो खुद विधायक रह चुके हैं। 5 बार सांसद रहने के बावजूद भी आपका जिला आपके संरक्षण में विकास न कर सका, तो इसे संभल की बदनसीबी ही कहेंगे। संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी के बीच चल रही बैठक। थोड़ी देर में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी पहुंचेंगे नड्डा के आवास। तो नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में चर्चा। आज देर रात या कल जारी होंगे बचे हुए उम्मीदवारों की सूची। और देखिए, इस दौरान दिल्ली पहुंचे हुए हैं और जेपी नड्डा से ये मुलाकात उनके आवास पर। तो थोड़ी ही देर में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी पहुंचेंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी अभी फिलहाल पूरी बैठक को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आवास में उनके पहुंचे हुए। थोड़ी देर का में जो संगठन महामंत्री है प्रदेश के धर्मपाल सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास में पहुंचेंगे और जो बचे हुए उम्मीदवार है उनके नामों को लेकर कहीं न कहीं को लेकर आज चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं न कहीं बताई जा रही है।
ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी के बीच और जेपी नड्डा के बीच ये बैठक चल रही है। थोड़ी देर में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी पहुंचेंगे। आपको बता दें दोनों ही दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर चूंकि दूसरी सूची जारी होनी है और इस सूची को लेकर ये चिंतन मंथन देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक शाइस्ता के जितने भी वीडियो सामने आए हैं उसमें अतीक के शूटर और गुरगेश शाइस्ता के साथ परछाई की तरह दिख रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो लोकसभा चुनाव का सामने आया है जिसमें शाइस्ता अतीक के लिए प्रचार कर रही है। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में बंद था और उस चुनाव प्रचार में भी अतीक के गुरगेश शाइस्ता के साथ घूमते थे। इस वीडियो में साबिर भी देखा जा सकता है जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। तो अतीक के गुरगेश शाइस्ता की परछाई बनकर किस तरह से घूम रहे थे साथ साथ तो साबिर भी इस वीडियो में देखने को मिल रहा है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। तो लगातार एक तरफ जहां शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जोगिंदर सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। आपको बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट सहित जोगिंदर सिंह यादव पर 84 और रामेश्वर सिंह यादव पर 79 मुकदमे दर्ज हैं। सपा नेता ही जेल से लाकर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में पेशी कराई गई। न्यायालय ने आरोपी सपा नेता का वारंट बनाकर वापस जेल भेज दिया गया। वहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में जोगिंदर सिंह यादव के अधिवक्ता और आरोपी सपा नेता ने चार्जशीट को गलत बताया। आपको बता दें पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई सपा नेता जोगिंदर सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।